फिल्म के शुरू में हमें नजर आता है सीजर का शौहर उस पर वहशियाना तशद्दुद कर रहा था और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से पता चलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था और अब पुर्स तंग था। उसका शौहर भी बंदूक उसकी तरफ बढ़ा रहा था तो वॉलेट ने साइलेंसर गन भी निकाल ली जो उसके पास थी। ये नहीं दिखाया गया कि उसने अपने शौहर को गोली मारी या नहीं और मंजर कट गया। कई सालों के बाद हमें दोबारा पुर्स दिखाया जाता है जो अब पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अब उसका शौहर भी साथ नहीं था। अपनी मलाजमत के दौरान वो उन लड़कियों को इलाज फराहम करती है जो अपने शौहरों के तशद्दुद का निशाना बनी है। उसके घर में उसकी बहन और बेटा रहते हैं और आज कई सालों के बाद बहन के इसरार पर वो किसी से मिलने को राजी हुई है। हेनरी, वो शख्स जो वॉलेट से मिला था, उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी गया जिसका उसने जिक्र किया था। वहां पहुंचते ही वो एक आदमी से टकरा गई, ताहम वो नजर नहीं आया और बाहर में इस पर आकर बैठ गया जहां वो वेटर से बातें करने लगी। और फिर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम लिखा हवा था उसके करीब आया जो इसे किसी और नाम से पुकारता था। फिर वॉलेट ने हैरत से उसे देखा। दरअसल वो बटवे को अपना दोस्त समझ रहा था लेकिन उसका दोस्त अभी तक नहीं आया था। ऐसे में वॉलेट और रिचर्ड दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ देर बाद रिचर्ड का दोस्त भी आ गया। चुनाचे वो अपनी मेज पर चला गया और यहाँ वॉलेट ने देखा कि कोई उसके फोन पर कतरे भेज रहा है। उसका मतलब है कि वो राब्ता नंबर के बगैर पर्स में तस्वीरें और पैगामात भेज रहा था। कतरे सिर्फ वो शख्स भेज सकता है जो सर्वर के बिल्कुल करीब बैठा हो। वो इधर उधर देखती है कि सबके फोन ऐसे थे, सब फोन इस्तेमाल कर रहे थे। वो ये जानने से कासिर है कि उसे कतरे कौन भेज रहा है। वो अभी ये सब सोच रही थी जब हेनरी भी यहाँ पहुंच गया और उसकी तवज्जो हेनरी की तरफ हो गई। अब हेनरी और वॉलेट उसकी मेज पर आए और बाज़ाब्ता तौर पर एक दूसरे से बातें करने लगे। जब हेनरी ने वॉलेट से अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसे अपना फोन चेक करना याद आया कि आया उसकी बहन की तरफ से कोई पैगाम आया है, लेकिन वो देखती है कि उसके पास बहुत सारे दराज है। वो हेनरी को उनके बारे में भी बताती है। हेनरी भी गेट पर नजर रखने लगता है क्योंकि उसे ये भी मालूम होता है कि लौंग बेचने वाला शख्स उसके करीब ही होगा। सर्वर उन्हें नजरअंदाज करता दिखाई देता है लेकिन चंद कतरों के बाद पुलिस को पैगाम मौसूल हो जाता है। वो ये देखकर बहुत हैरान है क्योंकि उस मैसेज में लिखा था चेक योर सिक्योरिटी कैमरा। वो जल्दी से अपने घर के टीवी कैमरों से फुटेज ऑन करती है। देखा जा रहा है कि कुछ नकाबपोश लोग उसके घर में दाखिल हुए थे। उस वक्त उसके हाथ में बंदूक भी थी और ये देखकर सर्वर अपने होशो हवास खो बैठता है। इससे पहले कि वो हेनरी को उसके बारे में बता सके, उसे एक नया पैगाम मौसूल हुआ। उसमें मौजूद शख्स उसे इस बारे में खामोश रहने को कहता है। पुरसर यहाँ से उठता है और थोड़ी दूर जाकर पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है। फिर उसे अगला मैसेज आता है कि मैंने आपका फोन क्लोन कर लिया है। अब मैं देख सकता हूं कि आप अपने फोन पर क्या कर रहे हैं और पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी ना करें वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस सब के दौरान उसी शख्स से टकरा जाती है जिसके साथ वो पहले भी टकराई थी। इस बार भी पर्स ने उसे नजरअंदाज किया और वॉशरूम चला गया। वो वॉशरूम जाना चाहती थी और लड़कियों से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन फिर उसे धोखा न देने का पैगाम मिला और पर्स समझ गया कि वो शख्स हर जगह उस पर नजर रखे हुए है। चुनाचे वो किसी को कुछ बताए बगैर अपनी मेज पर वापस आ गई। अपना तासुर दुरुस्त करते हुए उसने दोबारा हेनरी से बात शुरू की और यहां उसने मोबाइल पर मौजूद आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो वो आदमी बटवे से कहता है कि आपके सामने जो हेनरी है वो फोटोग्राफर है। उसमें एक कैमरा है जिसका मेमोरी कार्ड आपको निकाल कर तोड़ना होगा। वो ये काम सिर्फ उस वक्त कर सकती थी जब हेनरी अपनी मेज पर ना हो।
उसे यहाँ से भेजने के लिए वो बड़ी चालाकी से अपनी घड़ी उठाती है और उसे अपने बैग में छुपा लेती है, और वो हेनरी को बताता है कि शायद उसकी घड़ी कहीं गुम हो गई है, क्या आप उसे तलाश करेंगे? हेनरी राजी हो जाता है और अपनी घड़ी ढूंढने जाता है, और उस दौरान वो हेनरी के बैग से कैमरा निकालती है। उस कैमरे में दुनिया की कुछ तस्वीरें और कुछ दस्तावेजात थीं। इसका मतलब है कि शहर में करप्शन के सबूत थे। पर्स के जरिए जो भी वहां मौजूद था वो इस सबूत को खत्म करना चाहता था। वो मेमोरी कार्ड निकालती है और जल्दी से कैमरा वापस रखती है, और फिर हेनरी भी यहां आता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोबारा वॉशरूम चली गई, और वहां जाने के बाद वो अपनी स्कर्ट को तोड़ देती है और दोबारा इस आदमी को पैगाम भेजता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम अपने आदमियों को मेरे घर से निकाल दो। लेकिन आदमी कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि काम हो गया है, अभी काम करना बाकी है। आप यहाँ टूल बॉक्स खोलें, उसमें एक छोटा सा डब्बा है। आपको किसी ना किसी तरह इस कंटेनर से माया के साथ हेनरी को कॉल करना पड़ेगा। वो समझ गई कि ये जहर है। वो किसी का मौका नहीं ले सकती थी। वो ये काम करने से साफ इनकार कर देती है। आदमी कहता है ठीक है, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। उसका बेटा इसकी कमजोरी था। यहां वो फंस गई, और वो इस शख्स के ब्लैकमेल होने के बाद हेनरी को मारने के लिए तैयार हो गई। जाते हुए भी वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ी जिससे वो 2 बार टकराई थी। उसने देखा कि ये शख्स काफी देर से उस मेज पर अकेला बैठा है और फोन भी इस्तेमाल कर रहा है। उसने सोचा कि ये शख्स उसे कतरे भेज रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसने हेनरी को मेज से उठते देखा। जब वो उसके पास जाती है तो हेनरी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। तुम बार बार मुझसे दूर रहने के बहाने बना रहे हो, इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। उस वक्त वायलेट उसे रोकता है और उसे चूमता है और उसे रहने को कहता है। वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम यही रहो। अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। एक लड़की बहुत शोर मचाती हुई यहाँ से चली गई। ये वही लड़की थी जो उस बूढ़े आदमी रिचर्ड के पास आई थी, जिसके यहाँ आकर वायलेट ने बहुत बातें की थी। ये देखकर वायलेट को बुरा लगता है और वो भी अपनी आंखों से उसे हौसला देती है। इसके बाद वायलेट पियानो बजाने वाले शख्स की तरफ देखता है। उसके पास एक गेंद भी थी जिसमें पैसे गिर रहे थे। ये देखकर उसके जहन में एक ख्याल आया और उसने एक नोट निकाला और उस पर अपनी लिपस्टिक से हेल्प लिखा। उसने वेटर को बुलाया और पियानो बजाने वाले को एक नोट भेजा, लेकिन वेटर ने नोट पहले ही क्रिस्टल बॉल में रखा हुआ था। वायलेट की नजरें मुसलसल इस गेंद पर थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ये नोट देखेगा, लेकिन खुशकिस्मती से उस आदमी ने वो नोट देख लिया। ये नोट देखकर उसने भी किसी को बुलाया। वायलेट ने सोचा कि शायद उसने पुलिस को बुलाया है। कहा जाता है कि नहीं, वेटर भी अपना खाना लेकर आता है। और वायलेट खाने के अंदर उसकी तरफ से दिया हुआ नोट देखता है, जिसकी दूसरी तरफ उसी शख्स ने फिर वायलेट को वार्निंग दी थी। उसने अपनी पीठ रगड़ कर देखा कि आया पियानो बजाने वाला उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि शराब पीने के बाद बहुत सारे पैसे वहां गिर गए। ये यकीनी तौर पर एक ऐसे शख्स की हरकत थी जो नहीं चाहता था कि पुलिस यहां आए। वायलेट ने बड़ी गलती की थी। उसने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी का मुजाहिरा किया था। इस शख्स ने वायलेट को दोबारा मैसेज किया और कहा कि तुम बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर वायलेट को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि जिस शख्स ने उसे धमकी दी थी इस ने भी यही पैगाम भेजा है। वो जाकर उससे बात करने वाली थी जब उसका साथी यहां आया। वो उलझन में थी कि अगर वो वाकई किसी का इंतजार कर रहा था तो वो कौन था जो उसे मैसेज कर रहा था। वो अब वेट्रेस के पास जाती है। वेट्रेस उससे कहती है, मैं काफी देर से देख रही हूं, तुम घबरा रही हो। क्या आपका साथी आपको परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ऐसे हालात यहां आए रोज होते हैं। लेकिन वायलेट ने उससे कुछ नहीं कहा और कहा, यहां सब ठीक है, हेनरी भी अच्छा है,
अब वायलेट एक वेट्रेस से इस आदमी के बारे में पूछती है जिससे वो टकराई थी। वेट्रेस ने उसे बताया कि ये आदमी यहाँ आता रहता है। वो हमेशा सामने एक मेज बुक करता था, लेकिन आज उसे ये मेज मिल गई। वायलेट ने देखा कि रिचर्ड आज इस मेज पर बैठा था और उसे देखकर उसका दिमाग घूमने लगता है। वो 2 मशरूबात लेकर रिचर्ड के पास पहुंची और उससे ड्रिंक मांगी। फिर रिचर्ड कहता है, कोई पर्स नहीं, मैं पहले ही नशे में हूँ। बटवे का शक उसका नाम सुनते ही एतमाद में बदल जाता है कि उसे कतरे बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड है, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी उसने एक बार भी रिचर्ड को अपना नाम नहीं बताया था। उसने सवाल किया कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? ये सुनकर रिचर्ड हंसने लगता है और उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहता है और उसे शराब पीने को भी कहता है। वॉलेट जानती थी कि वो उसकी बातों से इनकार नहीं कर सकती थी। पीने के बाद वो पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो रिचर्ड कहता है, मेरे पास सिर्फ एक आखिरी काम रह गया है और तुम वो भी जानते हो। वो काम मुकम्मल करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूंगा। वैसे मुझे आपकी तारीफ करनी है, आप बहुत होशियार हैं। तुमने हेनरी को भी नशे में धत होने से बचाया, लेकिन तुम्हारी वजह से बड़ा गड़बड़ हो गई। वो गरीब पियानवादक उसकी अपनी गलती के बगैर मारा गया था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपका नोट देखा, अगर मैंने ना देखा होता तो हम मारे जाते। जब वो बात कर रहे थे, हेनरी आया और वॉलेट से पूछा, क्या सब ठीक है? पोरिस ने जवाब दिया, हाँ ये रिचर्ड है, मेरा दोस्त। हेनरी और रिचर्ड ने एक दूसरे को सलाम किया, जिसके बाद वॉलेट ने हेनरी को एक मशरूब दिया, जिसे हेनरी ने वॉलेट के कहने पर पिया। खड़े होने और ये कहने के बाद वो हेनरी से कहती है, तुम जाकर अपनी मेज पर बैठो, मैं सिर्फ रिचर्ड के साथ फौरी बातचीत करूंगा। अब वो कहती है, अपने आदमी को मेरे घर से निकाल दो। रिचर्ड ने भी देखा कि बटुए ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो उसने अपने आदमी को बुलाया और बताया कि काम हो गया है। उसके बाद वो आराम से रात का खाना भी खाने लगता है और वॉलेट यहाँ बैठकर उसे रात का खाना खाते हुए देखता है। जब वो खाना खा चुका तो बटुआ कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने रिचर्ड के मशरूब में जहर नहीं मिलाया। एंड ये देखकर रिचर्ड समझ गया और अपना खाना निगलने लगा। उसे वो लम्हा याद है जब रिचर्ड ने हेनरी को वो मशरूब पीते देखा था। उसकी जहानत का फायदा उठाते हुए वॉलेट ने अपने खाने में जहर मिलाया और जो मशरूब उसने हेनरी को दिया उसमें जहर नहीं था। अब जैसे ही रिचर्ड को इस बात का इल्म हुआ तो उसने गुस्से में अपनी बंदूक निकाल ली। ये देखकर पर्स तेजी से पीछे की तरफ भागता है और सब उसकी तरफ देखते हैं। हेनरी ने भी ये सब पीछे से देखा था। वो उसे बचाने के लिए बटुए के सामने नमूदार होता है और जब रिचर्ड बंदूक चलाता है तो गोली हेनरी को लगती है। वो उसे मारने के लिए दोबारा बटुए की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो दोबारा गोली चलाता, वेट्रेस ने पीछे से आकर उसके हाथ पर हमला कर दिया, जिससे उसका हाथ झुका और गोली होटल के शीशे पर लगी। महसूस किया। अब ये देखकर वो भी वेट्रेस पर गुस्से में आ गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में वेट्रेस भी जख्मी हुई। इसे जख्मी करने के बाद वो दोबारा बंदूक लेकर बटुए के सामने आ गया। इस बार वॉलेट ने अपने पास पड़ी कोई चीज उठाकर उसकी तरफ फेंकी, जिसकी वजह से रिचर्ड खुद को बचाने के लिए एक तरफ हट गया। लेकिन इस चीज की वजह से पीछे का पूरा शीशा टूट गया और हवा के ज्यादा दबाव की वजह से हवा ने रिचर्ड को खींच लिया। वो गिरकर मारा गया और हवा ने पर्स भी पकड़ लिया। लेकिन जब वो नीचे गिरने ही वाली थी कि हेनरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। काफी कोशिश के बाद हेनरी उसे बेहिफाजत ऊपर खींचने का इंतजाम करता है। इस वक्त हेनरी और वेट्रेस जख्मी है, लेकिन वॉलेट को किसी भी चीज से ज्यादा अपने बेटे का ख्याल है। वो हेनरी के काम की चाबियां लेती है, पुलिस को कॉल करती है और जल्दी से घर वापस भाग जाती है।
घर में दिखाया गया है कि अगवाकार वालिद के बेटे और बहन दोनों को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। वो उन्हें मार रहा था। इससे बचने के लिए वो दोनों अगवाकार को बहकाते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन इस शख्स के पास बंदूक थी और इसने ताला मारकर बहुत आसानी से दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही उसने वालिद की बहन को उसी बंदूक से गोली मार दी। अभी वो अपना पर्स साफ करके फारिग हुआ था कि बाहर से किसी चीज के कड़खड़ाने की आवाज आई। दरअसल ये वही पर्स था जिसके अंदर आते ही चाकू उठा लिया था। जैसे ही अगवाकार उसके सामने आता है, वो आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर चाकू रखकर उस पर हमला करता है। गुस्से में अगवाकार पर्स उठाकर फेंक देता है। अब बस उस शख्स के सामने कमजोर हो चुका था। वो शख्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था। पर्स कुछ ना कह सका, लेकिन फिर उसका बेटा अपने परते है। रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए उसके पास बंदूक भेजता है, जिसे वालिद जल्दी से उठाता है और उस शख्स पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। बिल आखिर वालिद ने अपने बेटे को उस खतरे से बचा लिया। कुछ देर बाद हमें एक मंजर दिखाया जाता है जहां वालिद हंगरी और उसकी बहन के लिए खाना लेकर अस्पताल जाता है। इसकी बहन भी बच गई क्योंकि गोली उसके बाजू से छूट गई। और अब हंगरी भी बहुत आराम से था। उसने हंगरी के साथ एक खानदान शुरू करने का फैसला भी किया और वो सब खुश थे। और फिल्म यहाँ खत्म होती है, बस यही दिखाता है।